हेलो हेलो फ्रेंड्स। हम फिर से नया स्टार्ट करते हैं टॉपिक एरेज सी लैंग्वेज में। एरेज का हमारा पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है हमारे पिछले वीडियो में। अब अगला टॉपिक इनपुट एंड आउटपुट हमारे सामने है। इनपुट और आउटपुट एरे में कैसे होता है ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें इनपुट की, तो सी लैंग्वेज में जो इनपुट फंक्शन होता है हमारा स्कैनएफ। स्कैनएफ फंक्शन के इस्तेमाल से हम सी लैंग्वेज में इनपुट का काम करते हैं। अभी हमने कुछ देर पहले देखा हुआ था एरेज का डिक्लेरेशन, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। हमने एक एरे डिक्लेयर किया 10 एलिमेंट्स का, इंटीजर ARR 10। यहां पर हमारा 10 एलिमेंट का एरे एक क्रिएट हुआ। अगर हम इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये हमारा कुछ इस तरह का होगा। आप ध्यान देंगे इस एरे का नाम क्या होगा, ARR, क्योंकि यहां पे एरे नेम की जगह क्या लिखा हुआ है, ARR। फिर इसका साइज क्या होगा, 10। साइज 10 मतलब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 10 होंगे। इंडेक्स नंबर हमारा कहां से स्टार्ट होगा, 0 से हमेशा होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 हमारा लास्ट इंडेक्स नंबर है जो कि कहां से आता है, साइज -1 से। यहां पर साइज हमारा एरे का है 10, तो इस वजह से हमारा जो लास्ट इंडेक्स नंबर हुआ वो हुआ 9। यहां पर जो हमारे एलिमेंट्स बने एरे के वो क्या बने हुए हैं, ARR 0, ARR 1, ARR 2 एंड सो ऑन। लास्ट एलिमेंट हमारा बनेगा क्या, ARR 9। फिर से हम रिपीट करते हैं, स्कैनएफ फंक्शन से अगर हमें किसी इंटीजर को इनपुट करना होता था, मान लीजिए हमारा कोई इंटीजर है a, मान इंटीजर a, इसको अगर हमें इनपुट करना है तो हम क्या लिखते थे, हमें लिखना होता था स्कैनएफ %d हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि हमारा a इंटीजर है इस वजह से यहां पर फॉर्मेट स्पेसिफायर जो यूज होगा वो क्या होगा, %d। इसके बाद हम एम्परसेंड साइन लगाते थे और वेरिएबल नेम लिखते थे। ये हमारा एक एग्जांपल है एक इंटीजर को इनपुट करने का। सी लैंग्वेज में हम एक इंटीजर को इसी तरह से इनपुट करते हैं। यहां पर हमें एरे इनपुट करना है, मतलब हमारे पास यहां पर वेरिएबल a नहीं है, लेकिन यहां पर हमारे पास 10 वेरिएबल हैं। कौन कौन से नाम के, ARR नाम के। हमने पहले भी बताया है एरे जो है हमारा वो कॉमन नेम शेयर करता है, तो यहां पर हमारा जो कॉमन नेम है वो क्या है, ARR। लेकिन उसके इंडेक्स नंबर्स जो है वो डिफरेंट होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के लिए। तो यहां पर इंडेक्स नंबर हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अभी क्या इस एरे में कुछ वैल्यूज फिल होंगी। अगर हम लॉजिकली देखें तो यहां पर कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बट कोई भी मेमोरी खाली नहीं रह सकती है, इसलिए हर एक वेरिएबल में कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू जरूर होती है और उसको हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं, क्योंकि जैसे ही हम नई और वैलिड वैल्यू डाल देते हैं तो पुरानी वैल्यू हमेशा वेरिएबल में ओवरराइट कर जाती है। इस वजह से अब हम फिर से इसमें देखते हैं तो हमें क्या लिखना है। अगर हम मान लें कि हमारे पास वेरिएबल है ARR 0, तो अगर ARR 0 को हमें इनपुट करना है तो हम क्या लिखेंगे, ARR 0। अगर हम ऐसा लिखें और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करें तो हमारे फर्स्ट एलिमेंट में वैल्यू इनपुट हो जाएगी, ठीक है।
अब इसी तरह से हमें 10 एलिमेंट लिखने पड़ेंगे। अब आप देखो एकदम सेम 10 के 10 स्टेटमेंट रहेंगे, बस उसमें चेंज क्या होगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमारा 0 की जगह क्या हो जाएगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, क्योंकि हमारा एलिमेंट चेंज हो रहा है। देखो ARR नेम तो सेम है, बस उसका जो इंडेक्स नंबर है बस वही हमारा चेंज हो रहा है। हमने सी लैंग्वेज में पहले भी कई सारे कॉन्स्ट्रक्ट पढ़े हुए हैं। हम अगर ध्यान दें तो हमने लूप्स वगैरह भी पढ़े हुए हैं, जिनमें अगर हमें कोई वैल्यू चेंज करनी होती है और एक रेगुलर उसमें इंक्रीमेंट होता है तो हम बड़ी आसानी से लूप्स की हेल्प से कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है हम यहां पर एक वेरिएबल ले लेंगे i, किसके लिए, इंडेक्स नंबर डिनोट करने के लिए, और एक हम कंस्ट्रक्ट यूज करेंगे फॉर लूप का, ब्रेसेस लगाएंगे। आई हमारा कहां से स्टार्ट होना है, 0 से स्टार्ट होना है, इसके बाद सेमीकोलन, इनिशियलाइजेशन फेज कंप्लीट, फिर आई लेस देन 10। 10 क्या है हमारा, साइज ऑफ एरे है। 10 हमारा क्या है, साइज ऑफ एरे, इस वजह से यहां पर हमारा 10 आया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, आई प्लस प्लस, ये क्या है, ये हमारा एक रेगुलर अपडेशन स्टेटमेंट है। यहां पर हमने स्कैनफ लिखा और यहां पर जो 0 लिखा हुआ था इसकी जगह हमने क्या कर दिया, आई कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो हमारा लूप कैसे एग्जीक्यूट करता है, सबसे पहले फॉर में आते हैं, फॉर से इनिशियलाइजेशन पे जाते हैं, इनिशियलाइजेशन से कंडीशन में जाते हैं, कंडीशन के बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो अंदर आ जाते हैं, और यही कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो लूप के बाहर भेज दिया जाता है। तो अभी हमारे पास आई में वैल्यू कितनी है, 0। अभी हमारे पास आई में वैल्यू कितनी है, 0। 0 क्या है, आई में वैल्यू 0, 0 इज लेस देन 10, एकदम सही बात है, ट्रू है हमारी कंडीशन, तो हम अंदर आ जाएंगे। तो यहां पर ये स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होगा, %d m%ARR 0। तो जैसे ही हम इसमें कोई वैल्यू इनपुट करेंगे, जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे, मान लीजिए हमने 10 इनपुट किया तो ARR 0 में 10 आपका इनपुट हो जाएगा। अब यहां से ये फिर से जाएगा कहां पर, अपडेशन में जाएगा। यहां से हमारा कंस्ट्रक्ट किस में जाएगा, अपडेशन। अपडेशन में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस की वजह से आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अपडेशन के बाद फिर से कहां जाते हैं, अपडेशन के बाद फिर से कंडीशन में जाते हैं, तो फिर से कंडीशन चेक करेगा, क्या आई हमारा 10 से छोटा है, डेफिनेटली आई की वैल्यू यहां पर है हमारी 2, 1 हो गई है, पहले 0 थी, प्लस प्लस करने के बाद हमारी आई की वैल्यू हो गई 1। जब 1 हो गई तो फिर से स्कैनफ स्टेटमेंट कैसे वर्क करेगा, %d m%ARR आई की वैल्यू 1, मतलब इनपुट किस में होगा, ARR 1 में। मान लीजिए इस बार हमने वैल्यू डाली 20, तो ये 20 जाके कहां स्टोर होगा, ARR के 1 में जाके स्टोर होगा। फिर से हम आगे बढ़ेंगे, यहां पर फिर से हमारा अपडेशन में जाएगा, आई प्लस प्लस। आई हमारा पिछली बार क्या था, पिछली बार हमारी आई की वैल्यू थी 1, इस बार क्या हो जाएगी 2। फिर से कंडीशन में आए, यहां से आई लेस देन 10 चेक करेगा, डेफिनेटली सही है, 2 हमारा 10 से छोटा होता है, हमारी कंडीशन फिर से ट्रू हो गई, फिर से हम अंदर आ जाएंगे और फिर से हमारा इस बार किस में इनपुट होगा, ARR 2 में। मान लीजिए इस बार वैल्यू हमने इनपुट की 6। अब ये सब इनपुट किससे हो रहा है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड से, क्योंकि स्कैनफ हमारा इनपुट कहां से लेता है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड से इनपुट लेता है। तो इस तरह से हमारी वैल्यू इनपुट हो गई 2 में। धीरे धीरे सेम इसी तरह से हमारा लूप चलता रहेगा। मान लीजिए अगली बार हमने 50 डाला, इसके बाद 60 डाला, उसके बाद 26 डाला, उसके बाद 9 डाला, 13 डाला, 10 डाला। तो अब
जब हम इसमें 10 डाल रहे होंगे तो आप ध्यान से देखो, इंडेक्स नंबर हमारे क्या है, 8। वैल्यूज हम कुछ भी डाल सकते हैं। हम जिस टाइम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी वैल्यू डालते हैं और कौन सी नहीं डालते हैं, ठीक है। लेकिन इंडेक्स नंबर हमारा ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है, किससे, इस लूप की मदद से, इस फॉर लूप की हेल्प से। तो इस टाइम हमारा आई की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। आई की वैल्यू 8 होगी, फिर आई प्लस प्लस हुआ हमारा, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई। 9 क्या हमारा 10 से लेस है, डेफिनेटली लेस है। तो इस बार फिर से हम इनपुट करेंगे। इस बार मान लीजिए हमने वैल्यू डाली 99 वैल्यू डाली। हमें अभी हमारा एरे फुल हो चुका है लॉजिकली, बट हम अपने आप एग्जिट नहीं कर सकते हैं लूप से। हम फिर से यहां पे अंदर आए, ये इनपुट करने के बाद यहां से अपडेशन में आए। अपडेशन में आई की वैल्यू कितनी हो गई, 10। पिछली बार 9 थी, अब भाई यहां पे 9 थी, तभी तो हमने यहां पे 99 इनपुट किया 9 वाले में। अब वैल्यू कितनी हो गई, 10। फिर से कंडीशन चेक किया, क्या 10 हमारा 10 से लेस होता है, नहीं होता है। कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। फॉल्स होने की वजह से हम बाहर आ गए। देखिए हमने सही लूप वगैरह लगाया, इस वजह से हमने सारे के सारे एलिमेंट इनपुट करने के बाद हम लूप के बाहर आ चुके हैं और हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। हमारा पूरा का पूरा एरे फिल हो चुका है, ठीक है। ये सिस्टम होता है हमारा एरे में इनपुट करने का। अब सेम इसी पैटर्न में जैसे हम एरे में इनपुट करते हैं, उसी तरह हमें एरे से वैल्यूज डिस्प्ले भी करानी पड़ती हैं। अब स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस मतलब मॉनिटर में या किसी भी डिस्प्ले यूनिट में आपको आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए क्या यूज करना होता है, प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करना होता है। तो ये हमारा काम हो गया किसका, इनपुट का। अब हम अगला काम करते हैं किसका, आउटपुट का। आउटपुट का जहां पर हमने वैल्यू इनपुट की है वहीं से हम आउटपुट लेंगे। ये पोर्शन हमारा किस चीज का था, इनपुट का था, लिख देते हैं हम। अब हम अगले पोर्शन में किस पे काम करने जा रहे हैं, आउटपुट पे काम करने जा रहे हैं। हमें एक प्रॉपर मैसेज की जरूरत है। प्रॉपर मैसेज की जरूरत है तो हमने क्या लिखा, प्रिंटफ नाउ योर एरे इज। ये हमने आपका एक छोटा सा मैसेज डाल दिया जो कि एरे को डिस्प्ले करने के पहले आपकी मॉनिटर स्क्रीन में आएगा। इसके बाद हमें वैल्यूज को आउटपुट करना है, मतलब स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। अब आप ध्यान दीजिए, आपने जिन लोकेशंस में वैल्यू इनपुट की है उन्हीं लोकेशन से तो आपको आउटपुट चाहिए। जब हमें उन्हीं लोकेशन से आउटपुट चाहिए तो डेफिनेट सी बात है कि हमारा जो लूप है एकदम सेम वैसा ही चलेगा जैसा इनपुट पे चला था। हमारा 10 एलिमेंट का एरे था, हमारा आई फिर से लेस देन 10 और आई प्लस प्लस। अपडेशन के लिए ये 10 क्यों आया है, क्योंकि साइज हमारा 10 था इस एरे का। अगर हमारा एरे का साइज 20 होता तो यहां पर 10 की जगह हम 20 लिखते। अगर यही साइज हमारा 30 होता तो 10 की जगह 30 आता। यही साइज हमारा अगर 5 केवल होता तो यहां 10 की जगह 5 आता। यही साइज हमारा 3 होता तो 10 की जगह हम 3 भी लिखते। अब हमने फिर से ब्रेसेस स्टार्ट किए। आउटपुट के लिए हमें क्या लिखना है, प्रिंटफ लिखना है। आउटपुट के लिए क्या लिखना है, प्रिंटफ लिखना है। हम चाहते हैं कि हर एक एलिमेंट एक नई लाइन में आए, इस वजह से हमने क्या लिखा, बैकस्लैश n। बैकस्लैश n किस लिए होता है, न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। बैकस्लैश n यहां पर भी हमने ऊपर भी लगाया था, किस लिए लगाया था, ताकि जो हमारा मैसेज है नाउ योर एरे इज, ये नई लाइन में आपका डिस्प्ले हो, ठीक है। बैकस्लैश n के साथ हमने क्या लगाया, %d। क्यों, क्योंकि हम इंटीजर डिस्प्ले करना चाहते हैं। हम इंटीजर डिस्प्ले करना चाहते हैं इसलिए हमने %d लगाया, फिर कॉमा लगा के
हमने क्या लिखा, ARR। ARR क्या है, हमारा एरे का नाम है। और आई क्या है, आई हमारा वो वेरिएबल है जिससे हम लूप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और यहां पर वो इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप फिर से ध्यान दीजिए, आई की वैल्यू हमारी फिर से 0 से स्टार्ट होगी। फर्स्ट टाइम ARR 0 डिस्प्ले होगा, नेक्स्ट टाइम ARR 1 डिस्प्ले होगा, फिर ARR 2, ARR 3, ARR 4, ARR 5, इसी तरह करते करते आपके पूरे सारे के सारे एलिमेंट ARR 0 से लेके ARR 9 तक डिस्प्ले हो जाएंगे। अब आप ध्यान दो, वैल्यूज चाहे जो भी हों, वैल्यूज चाहे जो भी हों, यहां पर हम 100 इनपुट करते तब भी हम डिस्प्ले किसको कर रहे हैं, ARR 0 को। हमने वेरिएबल डिस्प्ले किया है, तो जो भी वैल्यू उसमें होगी वो डिस्प्ले में आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये हमारा इनपुट पार्ट कंप्लीट हो गया और ये हमारा आउटपुट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसी को एक क्वेश्चन में इंटीग्रेट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है हमारा राइट अ प्रोग्राम, शॉर्ट में हमने लिखा WAP, टू इनपुट 10 numbers, 10 integers and display them। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें हमें कुछ स्पेशल नहीं करना है। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए सबसे पहले, फिर हम इसमें अनवांटेड चीजें जो जितनी भी है हमारी, जैसे ये हमने समझने के लिए डायग्राम बनाया था, इसको हम हटा देते हैं। ये आउटपुट पार्ट है, ये आपको पता ही है, ये इनपुट पार्ट है, ये भी आपको पता है, ठीक है। हम थोड़ा सा जगह का रीयूज करने के लिए हमने, अब हम इस क्वेश्चन को भी हटा दे रहे हैं। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए, हम प्रोग्राम कहां से स्टार्ट करते हैं, इंक्लूड stdio.h, यहां से हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया। दूसरी हमारी हेडर फाइल क्या होगी, इंक्लूड conio.h। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने एक void main, अपना मेन फंक्शन स्टार्ट किया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें एरे बनाना है। अपना एरे हमने ARR नेम से बनाया, साइज हमारा जो है वो 10 है, और इंडेक्स नंबर के लिए जो वेरिएबल हमने चूज किया है वो है हमारा i, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमने हेडर फाइल इंक्लूड की, मेन फंक्शन बनाया। एरे यूज करने के पहले डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है, इसलिए सबसे पहले हमने डिक्लेरेशन पार्ट यूज किया। उसके बाद लूप लगा के हमने एरे को इनपुट कराया। एरे को इनपुट कराने के बाद देखिए, ये सारी लाइंस जो हैं आपकी, वो केवल समझने के पर्पज से थी, ठीक है। ये हमारा इनपुट पार्ट हो गया, ये हमारा इनपुट पार्ट हो गया। इनपुट के बाद हमने पूरा एरे आपका डिस्प्ले करा दिया। अब आप ध्यान दीजिए, जो मेन फंक्शन है हमारा यहां से स्टार्ट हुआ, डिक्लेरेशन हो गया, यहां पर इनपुट पार्ट कंप्लीट हो गया, यहां पर आपका आउटपुट पार्ट कंप्लीट हो गया, फिर ये हमारा मेन फंक्शन क्लोज हो जाना चाहिए, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन इसी के साथ कंप्लीट हो गया। हमने 10 एलिमेंट्स यहां पर इनपुट कराए और उनको यहां पर डिस्प्ले भी करा लिया। हमने 10 एलिमेंट, 10 इंटीजर्स को इनपुट कराया और डिस्प्ले भी करा दिया। इसी में क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा कि एरे में 10 एलिमेंट्स, 10 इंटीजर एलिमेंट्स इनपुट कीजिए और उनका सम ज्ञात कीजिए, मतलब उनका पूरा
जोड़ हमें निकालना है, 10 एलिमेंट इनपुट करने हैं और उनका समीशन हमें चाहिए आंसर में। अगर ऐसा है तो देखिए यहां पर अभी तक जितने वेरिएबल हैं वो पूरे के पूरे यूज हो रहे हैं, उनमें से कोई भी फ्री नहीं है, तो हमें एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा। हमने सम नाम का वेरिएबल लिया और इसको 0 से इनिशियलाइज किया। 0 से इनिशियलाइज क्यों किया? क्योंकि ऐड करने में 0 से कोई जीरो, किसी भी संख्या में 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए जब कभी भी सम की बात आती है हम 0 से इनिशियलाइज करके चलते हैं एरे को, और जब कभी मल्टीप्लिकेशन की बात आती है तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का यूज करते हैं। अब ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, इनपुट हमारा जैसा का तैसा रहेगा, इनपुट हमारा जल्दी कभी चेंज नहीं होगा। इनपुट में हम प्रोसेसिंग किसमें करते हैं? आउटपुट में करते हैं। देखिए हम जहां पर इसको आउटपुट कर रहे हैं उसी के साथ जैसे ही हमने सारे के सारे एलिमेंट हम आउटपुट कर रहे थे, वहीं पर हमने एक छोटा सा स्टेटमेंट ले लिया, सम इक्वल्स टू सम प्लस ARRI। ARRI लिखने से क्या फायदा है? ARRI लिखने से ये फायदा है कि पहली बार में क्या आ जाएगा, उसमें ARR 0 आ जाएगा और अगली बार में क्या आ जाएगा, ARR 1 आके जुड़ जाएगा। उसके बाद 2 3 4 धीरे धीरे करके सारे एलिमेंट्स जुड़ते रहेंगे। जैसे ही हमारा ये लूप कंप्लीट होगा हमें सारे एलिमेंट्स का सम मिल जाएगा, और सम मिल जाएगा तो देखिए सम हमारा एक बार डिस्प्ले होने वाली चीज है। जब एक बार डिस्प्ले होने वाली चीज है तो वो लूप के अंदर नहीं हो सकती है, लूप के अंदर नहीं हो सकती है, इस वजह से हमने उसको लूप के तुरंत बाहर डिस्प्ले करा दिया। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। ठीक है, देखिए इस तरह से ये बहुत आसान टॉपिक है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब आपके लिए घर के लिए काम ये है कि आपको एक नया क्वेश्चन यूज करना है। क्वेश्चन यहां पर हम लिख देते हैं, यहां पर हमारे पास जगह बाकी है, हम इसी को यूज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 8 float variables या 8 float elements in an array and display them with their sum। ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करना है, अपनी नोटबुक में इसको कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद, आज की क्लास समाप्त होती है।